नमस्कार दोस्तों, आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन एनवायरमेंट का दूषित होना। देखते हैं जी क्या होता है जी पोल्यूशन। जब किसी सिस्टम में हम या कोई किसी प्रकार की अनवांटेड चीज दाखिल हो जाती है जो कि उस सिस्टम को खराब करती है, लाइफ के लिए हानिकारक है। पोल्यूशन हैपन्स व्हेन, कब होता है पोल्यूशन? when something unwanted is added to the system। सिस्टम में कुछ अनवांटेड ऐड कर दिया जिससे क्या हुआ? मेकिंग इट अनफिट और लेस फिट फॉर लाइफ। सिंपली उसको खराब कर दिया। अनफिट हो जाता है वो या लेस फिट हो जाता है जीवन के लिए। ओके, ये थी डेफिनेशन। आगे है जी पोल्यूटेंट की क्लासिफिकेशन। जो ये अनवांटेड पोल्यूटेंट ऐड हुए हैं सिस्टम में, उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो क्लासिफिकेशन के कई आधार हैं जी। एक है जी उनकी फॉर्म के आधार पर, वो किस फॉर्म में रहते हैं। अगर तो जिस फॉर्म में एंटर हुए हैं उसी फॉर्म में रहते हैं, सेम फॉर्म में रहते हैं, विच दे आर एडेड इनटू द एनवायरनमेंट। जिस फॉर्म में एनवायरनमेंट में एंटर हुए उसी फॉर्म में रहते हैं तो उसे कह देते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो अगर वो पोल्यूटेंट अपना रूप, अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, आपस में रिएक्ट वगैरह करके कुछ और पोल्यूटेंट बना देते हैं, उसे कह देते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट की एग्जांपल्स देख लो जी। प्लास्टिक हो गया, ऐसे का ऐसा ही रहता है। डीडीटी हो गया, ऐसे की ऐसी ही रहती है। जिस फॉर्म में आ गई सिस्टम में तो उसी फॉर्म में रहेगी। ओके जी। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्व्स, आपस में इंटरेक्ट किया, रिएक्शन वगैरह किया तो कुछ नया पोल्यूटेंट बना दिया, उसे कह देते हैं जी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग हो गई, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया जी, PAN। ये कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन, किस किस के बीच इंटरेक्शन? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन्स। ओके जी। कुछ और देख लेते हैं जी। क्लासिफिकेशन की डिवीजन की बेसिस देखो। क्वांटिटी के आधार पर हम कह देते हैं जी क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स हैं। दे अकर इन नेचर एंड बिकम पोल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड या सर्टन लेवल। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है जी। पर जब इसकी क्वांटिटी एक लिमिट से बढ़ जाती है तब हम इसको पोल्यूटेंट कह देते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड वो भी एटमॉस्फेयर में है, पर जब इसकी क्वांटिटी एक क्वांटिटी में भी क्या कंसंट्रेशन मीन पार्ट्स पर यूनिट, मीन आप ऐसे कह लो कितने परसेंटेज है। जब इसकी कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये क्या है? पोल्यूटेंट है। ओके जी। आगे है जी क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। इसमें क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती चीज़। कोई केमिकल या कोई पोल्यूटेंट है तो वो पोल्यूटेंट है, कम मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्वालिटेटिव मतलब उनकी क्वालिटी ही पोल्यूटेंट वाली है। बाय नेचर they are pollutants or not, this does not depend upon their quantity के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ओके, जनरली ये मैन मेड होते हैं और डू नॉट अकर नेचुरली अकर नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स हैं, ज़्यादातर वेरियस केमिकल्स वो इंसान ने बनाए हैं, मैन मेड है, वो डू नॉट अकर नेचुरली, कुदरती रूप से अकर नहीं करते, कुदरती रूप से वो पैदा नहीं होते। उदाहरण देख लो जी, पेस्टिसाइड्स हो गया जी। खेतों में जो हम दवाइयाँ छिड़कते हैं, अगर पेस्ट को मारना है, कीड़े मकोड़ों को मारना है, अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को मारना है, उसे कहते हैं पेस्टिसाइड। अगर फंगस को मारना है, दवाई छिड़की, उसे कहते हैं फंगिसाइड।
अगर अनवांटेड प्लांट्स को मारना है उसे कहते हैं हर्बिसाइड्स। ओके, हर्ब्स को मारना है, ख़त्म करना है। तो ये जो केमिकल हम छिड़काव करते हैं ये इंसान ने बनाए हैं, ये क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स हैं और मैन मेड होते हैं। ओके, आगे है जी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल मतलब लाइफ के द्वारा, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, उनका विघटन हो जाता है, और जनरली ये विघटन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं विच कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शंस। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा इनका विघटन हो सकता है, विघटन हो जाता है, डिग्रेड हो जाते हैं। उदाहरण देख लो जी, घरों से निकलने वाला वेस्ट, सीवेज, खेतों से फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट वगैरह, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते, माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते। या दूसरे शब्दों में कह दो कि ये अगर डिकम्पोज होते भी हैं, टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर डिग्रेडेशन टू अकर, तो हम कह देते हैं कि इनका डिग्रेडेशन हो ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा समय लगता है डिग्रेडेशन के लिए। इसमें प्लास्टिक आ जाता है जी, कांच, ग्लास आ जाता है, डीडीटी, हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वगैरह, इनकी डिग्रेडेशन बहुत लंबे समय के बाद होती है, तो इसे कह देते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो इसलिए ये वाले ज़्यादा खतरनाक हो गए जी, प्लास्टिक, ग्लास, डीडीटी वगैरह ये सारे। आगे है जी ओरिजिन के बेस पर हम पोल्यूटेंट को कैसे डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जी नेचुरल, जो कुदरती रूप से पैदा हुए। दूसरा है जी एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो का मतलब इंसान के द्वारा, प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्शंस। ओके जी, आगे है जी देयर आर वेरियस कॉजेस, कई कारण हैं पोल्यूशन के, जिसमें से देखो जी ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंसान की जनसंख्या बहुत बढ़ गई। जब जनसंख्या बढ़ गई, इनकी जीने की, रहने की ज़रूरतें बढ़ गई, इनको ज़्यादा संसाधन चाहिए, तो कुदरती जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन बढ़ गया जी, देयर इज मोर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक, एंड प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट या पोल्यूशन, दोनों चीज़ें की ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कुदरती संसाधनों का प्रयोग अधिक हो गया और वेस्ट का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। ओके जी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री वगैरह बन रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर हो रही है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना, उससे भी बहुत पोल्यूशन हो रहा है, वॉल्केनिक करप्शन से भी कई प्रकार की हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो ये सब क्या है, ये पोल्यूट करते हैं जी एनवायरनमेंट को। तो पहले बढ़ते हैं अब हम एयर पोल्यूशन, हवा का दूषित होना, एयर पोल्यूशन। तो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेस, वो कौन कौन से हैं हम पढ़ लेते हैं। मेजर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं और वो कैसे बनते हैं, कैसे, कौन, क्या क्या उनका सोर्स है। पहले बात आती है जी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की ये है मेन ग्रीन हाउस गैस, मेन ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इन फ्यूचर और चैप्टर में पढ़ेंगे। जहाँ पर इतना समझ लो कि चलो देख ही लेते हैं, जैसे ना खेत में एक आपने एक ट्रांसपेरेंट ऐसे कुछ टारपेलिन शीट से घर बना लिया, हाउस बना लिया, तो अंदर आप ना फूल हो गया, सब्जियां वगैरह उगा रहे हो, पैदा कर रहे हो। ठीक, तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस। तो जब सूरज की रोशनी यहाँ पड़ती है, अंदर एंटर होती है, टकराती है, तो जहाँ गर्मी पैदा होती है वो गर्मी इस ग्रीन हाउस में कैद हो जाती है। सिंपली हम कहें कि ऐसी गैसेस जो कि गर्मी को सोख लेती हैं, वो गर्मी वाला इफेक्ट करती हैं, सूरज की किरणों को सोख लेती हैं, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने जनरली माइंड में रखना है कि वो गर्मी को अपने में सोख कर गर्मी को बढ़ाती हैं। ठीक, तो मेन ग्रीन हाउस गैस है CO2। दे आर, या CO2 इज एमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जब भी हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, चाहे कोयले को, चाहे ऑयल को, चाहे नेचुरल गैस को हम बर्न करते हैं, तो CO2 निकलती है। CO2 निकलती है क्योंकि इनमें कार्बन है ना, तो कार्बन को हम जब आग लगाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 पैदा करेगा, और CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है।
ठीक है जी, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आगे है जी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन को हमने जलाया, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, अगर तो ज़्यादा है तो CO2 बन जाएगी, अगर कम है तो CO बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, इसकी गंध नहीं होती, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स, चाहे कोयला हो, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, चारकोल वगैरह की इनकम्प्लीट बर्निंग, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी, ये कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है। ओके, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर ब्लड। देखो होता क्या है ना, हमारे शरीर में जब O2 गई, O2 गया, ओके जी, ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, तो हमारे शरीर में खून में लाल रंग के रक्ताणु होते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। H लिख लेता हूँ उसको मैं। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, और खून, जैसे जैसे खून फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, तो ऑक्सीजन को भी हमारी बॉडी के अलग अलग एरिया तक पहुंचा देता है। पर अगर हमने CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया, तो ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। देखो, अगर CO ना होता तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ने जुड़ना था, पर अब क्या है कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई, ऑक्सीजन अब उतनी नहीं जुड़ पाई, ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई, और इसलिए हमारे बॉडी में प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता अलग अलग भाग में, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर ब्लड रिड्यूस हो जाती है। हमारे शरीर में ढंग से अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम सुस्ती से फील करेंगे, स्लीपी फील करेंगे, आवर रिफ्लेक्शन कैन बी स्लो डाउन। रिफ्लेक्शन समझते हो, जैसे हमारी जो एक्टिविटी है, दिमाग की एक्टिविटी है, वो सुस्त हो जाती है, रिफ्लेक्सेस कम हो जाएगी जी, स्लो हो जाएगी। ये बात आगे है जी ओजोन। देखो जी, हमारी धरती है, ठीक है जी, धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। पहली है ट्रोपोस्फियर, जहाँ तक है ट्रोपोस्फियर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ तक है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की एक लेयर होती है, ओजोन होती है जी स्ट्रेटोस्फियर में। तो ये ओजोन क्या करती है, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणें हैं ना, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए हानिकारक है, तो इसलिए ये हमारा बचाव हो गया जी। ऑक्सीजन और ओजोन ने अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब कर लिया, हमारे तक नहीं पहुंचने दिया, और हम क्या है, बच गए इस हार्मफुल रेडिएशन से। ये तो बात सही है जी। पर अगर यही ओजोन धरती के पास हो, ट्रोपोस्फियर में हो, धरती के सरफेस के पास हो, तो वो पोल्यूटेंट है जी, वो पोल्यूटेंट होती है। ओजोन अकर नेचुरली इन द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन कुदरती रूप से पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ है जी? तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। और ये ओजोन है हमको प्रोटेक्ट करती है। ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। हमारे लिए घातक होती हैं जो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये रेज कहाँ से आ रही हैं? कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है जी। पर द ओजोन एट द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल पर ओजोन है वो क्या है? एक पोल्यूटेंट है, एंड हैव टॉक्सिक इफेक्ट, इसके जहरीले प्रभाव है जी। इट कैन लोअर आवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड निमोनिया। अगर हमने ओजोन इनहेल कर ली तो हमको जल्दी जुकाम हो सकता है, जल्दी निमोनिया हो सकता है, और हमारी आंखों में भी इचिंग हो सकती है, जलन सी हो सकती है इसके कारण। द मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन इज, अब ये ग्राउंड लेवल पर ओजोन कहाँ से आई? इसका मेन सोर्स क्या है जी? एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री और व्हीकल्स में होने वाला एमिशन
उससे ओजोन निकलती है। ग्राउंड लेवल ओजोन का ये मेन सोर्स है जी। ओके जी। ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ये ओजोन जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड एसिड रेन। एसिड रेन भी बना देता है और स्मोक बनाता है जी। मेन स्मोक, स्मोक क्या है जी? अगर स्मोक धूल मिट्टी, हवा में जो स्मोक है, धूल है, और प्लस फॉग जो धुंध है, धुंध और धूल मिट्टी, स्मॉग प्लस फॉग, वो बन जाती है स्मॉग। मीन हवा में आपको हेज दिखेगा, हवा साफ नहीं दिखेगी, स्मॉग बना देती है जी। देखो, एक तो कुदरती रूप से स्मॉग बन गई, अगर वातावरण में काफ़ी वो है, धुंध है और धूल मिट्टी है, आपस में मिक्सचर हुआ तो स्मॉग बन गई। एक होता है जी फोटोकेमिकल स्मॉग, तो वो ओजोन बनाता है जी। ओजोन जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो स्मोक बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन किसके साथ रिएक्ट करेगा जी? नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ। ओके। और फिर ये ऑक्साइड है जी, ऑक्साइड के साथ जब पानी मिलेगा तो एसिड भी बन सकता है जी, एसिड भी बनता है। ठीक है जी, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। स्मोग कैसे बनता है? ओजोन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये एक बात हुई। आगे थोड़ा और पढ़ते हैं जी। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कार्बन के कंपाउंड जिसमें क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। दीज आर गैसेस दैट आर मेनली रिलीज फ्रॉम, किससे आती है जी? ये हमारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। ऐसा सिस्टम जो ठंडा करता है, ये जो हमारी फ्रिज वगैरह हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, वहाँ से, और एयर कंडीशनिंग सिस्टम से ये गैस निकलती है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अब आफ्टर द रिलीज, निकलने के बाद ये क्या होता क्या है जी? दीज गैसेस राइजेस टू द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचती है और ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को तबाह करती है जी, ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है। हमने पढ़ा कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है। तो हमारे लिए इसलिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हानिकारक है जी, क्योंकि उसने ओजोन को तबाह किया है। तो जो ओजोन हमको प्रोटेक्ट करती थी, किससे प्रोटेक्ट करती थी? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से, तो वो रिड्यूस हो जाता है जी, इफेक्ट। ठीक है जी। आगे है जी लेड। लेड क्या है जी? लेड बेसिकली प्रेजेंट होता है डीजल में भी, पेट्रोल में भी। ये हैवी मेटल है जी, हमारे लिए बहुत हानिकारक है। डीजल, पेट्रोल, लेड की बैटरी, पेंट में बहुत होता है, लेड पेंट में बहुत होता है जी, ध्यान रखना, पेंट और हेयर डाई प्रोडक्ट्स वगैरह में लेड होता है। तो जब लेड हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो वो डैमेज कर देता है हमारे नर्वस सिस्टम को, दिमाग के जो हमारी इंद्रियां हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है जी। हमारे नर्व्स, हमारे बेसिकली हम कह सकते हैं कि सिंपली हमारे दिमाग को कमज़ोर करता है। एंड कैन लीड टू प्रॉब्लम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, हमारी पाचन सिस्टम को भी खराब करता है जी लेड। तो इवन कैंसर भी कर सकता है जी, इसलिए इससे बचकर रहना है जी। कैंसर भी कर सकता है जी हमको, कैंसर का मेन कॉज है जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, इट कैन इवन कॉज कैंसर। आप देखो एक और बात देखो ना, जो बच्चों के झूले होते हैं वहाँ पर झूलों के ऊपर पेंट वगैरह किया होता है, तो पेंट में क्या है? लेड है। अब बच्चे ऐसे ही झूलों के साथ खेलते हैं, उनके हाथों में पेंट लग जाता है, तो ऐसे करते करते उनके जैसे इनहेल कर लिया, उनके मुंह के द्वारा लेड अंदर चला जाता है जी। अगर ढंग से हाथ नहीं धोए, ऐसे कुछ खाने लग गए बच्चों को तो इतनी सेंस नहीं होती ना, वो ऐसे ही खाते रहते हैं उसी गंदे हाथों से, तो उनके हाथ में अगर पेंट लग गया तो पेंट के थ्रू लेड भी उनके अंदर चला जाता है। इसलिए इनको इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है जी। देयर पेंटेड स्विंग्स, झूले हैं, एंड अदर प्ले ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स आर पेंटेड विद पेंट्स कंटेनिंग लेड। तो बच्चों को बचाने की ज़रूरत है जी, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनके झूलों पर
कौन सा पेंट किया हुआ है, केमिकल वाला पेंट किया है, ऑर्गेनिक किया है, तो ये एक पॉइंट हो गया जी। ठीक है, इसके आगे चलो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।